अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिज़नेस लॉ। बिज़नेस लॉ नाम से ऐसा लगता है कि इसमें रूल्स और रेगुलेशन की बात होगी, लेकिन लॉ का मतलब क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशन। लेकिन ये लॉ हम किसके लिए पढ़ेंगे? बिज़नेस के लिए। हम कोई क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ने जा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ने जा रहे हैं? बिज़नेस लॉ। ठीक है जी। बिज़नेस लॉ बीकॉम पार्ट 2 में आपके सिलेबस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक सेक्शन ए जिसे हम कहते हैं कमर्शियल लॉ। कमर्शियल लॉ में हमारे पास कौन कौन से चैप्टर, और सेक्शन बी आएगा एक इंडस्ट्रियल लॉ के नाम से। तो पहले हम देखते हैं सेक्शन ए कमर्शियल लॉ के नाम से क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहला चैप्टर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, समझ लें कि पूरे सिलेबस का 60% यही चैप्टर है, पूरे सिलेबस का। ये टोटल मिला के सेक्शन ए सेक्शन बी मिला के पूरे सिलेबस का 60% यही चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मज़ीद दो टाइप्स हैं, यानी दो कैटेगरी है, जनरल कॉन्ट्रैक्ट और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। फिर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में मज़ीद तीन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, गारंटी एंड इंडेमनिटी, बेलमेंट एंड प्लेज एंड एजेंसी। इस चैप्टर से दो, पूरे इसमें से दो सवाल बन के आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये तो पहला चैप्टर हो गया, कौन सा? कमर्शियल लॉ का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा चैप्टर कौन सा होता है हमारा? अब सीक्वेंस आगे पीछे हो सकती है। एक पार्टनरशिप एक्ट है, एक हमारे पास है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक हमारे पास है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, एक हमारे पास है कैरेज गुड्स एक्ट। तो ये तो हो गया हमारे पास क्या? सेक्शन ए। इस सेक्शन ए में से 6 सवाल आते हैं और 4 सवाल करने होते हैं। तकरीबन 2 सवाल इसमें से आता है, फिर सब में से एक एक सवाल आ जाता है। तो 6 सवाल आएंगे सेक्शन ए में से, और कितने करने होंगे आपको इसमें से? 4। हर चैप्टर से कम एक सवाल लाजमी आता है, और इसमें से तो तकरीबन 2 सवाल आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से 2 सवाल आते हैं। इसी तरह सेक्शन बी है, सेक्शन बी का नाम है इंडस्ट्रियल लॉ, यानी इसमें ज़्यादातर फैक्ट्री वगैरह की बात होगी। इसमें 3 चैप्टर हैं, फैक्ट्री एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑर्डिनेंस। हर चैप्टर से एक सवाल आएगा। सेक्शन बी में 3 सवाल आते हैं, 2 सवाल करने होते हैं आपने, यानी इसमें से टोटल 4 सवाल करने हैं आपने, और इसमें से आपने 2 सवाल करने हैं। तो टोटल आपने बिजनेस लॉ में 6 सवाल अटैम्प्ट करने एग्ज़ाम में। अब चूंकि 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं आपने, तो आपके पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है। आपने पार्ट 1 में देखा होगा, आईटीबी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, इसमें 5 सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं। इसी तरह पार्ट 2 के तमाम सब्जेक्ट में 5 सवाल अटैम्प्ट करने हैं थ्योरी के। लेकिन बिजनेस लॉ वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसमें आपने 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने बहुत क्विकली इसको पेपर अटैम्प्ट करना है, और कोई ज़्यादा लेंथी आंसर बिजनेस लॉ में आपसे वो मांगता नहीं है। आंसर बस सही होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि कॉपी भरने का टाइम नहीं होगा। 6 सवाल अटैम्प्ट करने हैं आपने, 6 सवाल बहुत होते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचिएगा जैसे आईटीबी में आप लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, इसमें भी ऐसे चलेगा नहीं। इसमें आप टू द पॉइंट बात करेंगे, कंप्लीट बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि टाइम पर पेपर अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो सेक्शन ए से 4 और सेक्शन बी से 2। तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? सेक्शन ए कमर्शियल लॉ, और उसमें चैप्टर का नाम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम स्टार्ट करेंगे जनरल कॉन्ट्रैक्ट। जनरल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है एग्रीमेंट से। देखिए एग्रीमेंट क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं एग्रीमेंट, तो आपके जहन में फ़ौरन ही जो है शायद कोई लीगल पेपर या स्टैम्प पेपर या शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी या वकील या कोर्ट, कुछ इस तरह की बातें आती हैं। वो भी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ एग्रीमेंट की डेफिनेशन बात करूँ, तो एग्रीमेंट का मतलब है आप प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी आप अपनी लाइफ में जितने भी वादे कर रहे हैं वो सब के सब क्या एग्रीमेंट है। यानी अगर आपने अपने दोस्त को कहा कि कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तो आपने वादा कर लिया, ये भी एग्रीमेंट है। अगर आपने किसी से कहा कि मैं कल मर्चेंडाइज आपसे परचेज़ करूँगा, आपने यहाँ भी वादा किया, ये भी एग्रीमेंट है। तो जितने भी वादे ज़िंदगी में आप सबसे करते जा रहे हैं, चाहे अपने दोस्त से करें, रिश्तेदार से करें, या कोई बिज़नेस डीलिंग करें, उन सब वादे को हम कहते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, यानी एक वादा या वादे का मजमुआ, यानी 2 वादे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कहा कि सर मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, तो आपने फ़ीस देने का वादा किया, मैंने पढ़ाने का वादा किया, तो कितने वादे हो गए? 2। तो ये सेट ऑफ प्रॉमिस कहलाएगा। ठीक है,
तो एग्रीमेंट में एक वादा भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वादा भी हो सकते हैं। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। ठीक है जी। तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। हम जिंदगी में जो भी वादे करते हैं, चाहे वो एक वादा हो या एक से ज़्यादा वादा हो, वो क्या कहलाएगा? एग्रीमेंट कहलाएगा। अब इस डेफिनेशन में आप एक बात नोट कीजिए कि क्या क्या खास बातें हैं। प्लूरलिटी ऑफ पर्सन, यानी कि इस एग्रीमेंट के अंदर कम से कम दो शख्स होना ज़रूरी है। यानी कोई शख्स अपने आप से वादा नहीं कर सकता। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने आपसे वादा किया पढ़ाने का और आपने फ़ीस देने का वादा किया, तो इसका मतलब कितने पर लोग हो गए? दो लोग, कम से कम दो से ज़्यादा हो सकते हैं। देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन टू मेक एन एग्रीमेंट। ठीक है जी। यानी कोई शख्स खुद से अपने आप से एग्रीमेंट नहीं कर सकता। वन पर्सन कैन नॉट इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद हिमसेल्फ। कोई भी शख्स अपने आप से मुआहदा नहीं कर सकता। ठीक है जी। प्लूरिटी ऑफ पर्सन का मतलब क्या हो गया? कम से कम दो लोग होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हो जाए। उसके बाद कंसेंसस एट ईडीएम, ये लॉ की टर्म है ये। इसका मतलब है दोनों पार्टी में मैसेज क्लियर हो, सब्जेक्ट मैटर के मुतालिक कोई मुबहम बात ना हो, मैसेज क्लियर हो। जैसे हमने आपस में एग्रीमेंट किया हुआ है कि भाई 8 बजे क्लास होगी हमारी, कोई टाइम फिक्स कर लिया हमने, ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, इतनी फ़ीस होगी, आप इस टाइम ऑनलाइन हो जाएंगे, क्या क्लास में पहुंच जाएंगे, सारी बातें क्लियर हैं। तो सब्जेक्ट मैटर के मुतालिक सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। अगर मैटर क्लियर नहीं होगा तो गलतफहमी होगी, जिससे मुआहदा ख़त्म होने के चांसेस होते हैं। तो एग्रीमेंट किसे कहते हैं आप? वादा या वादे का मजमुआ। आप जिससे भी वादा कर रहे हैं लॉ की नज़र में वो एग्रीमेंट है। ये ज़रूरी नहीं होता हर जगह के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी हो, स्टैम्प पेपर हो, वगैरह वगैरह। बस आपने ज़िंदगी में वादा कर दिया, चाहे ज़बानी हो चाहे लिखा हो, वो एग्रीमेंट बन गया। अभी मज़ीद देखते हैं इसको। अब एग्जाम्पल देखें। वन टू साइकिल्स ऑन टू साइकिल्स सोराब एंड ईगल, यानी ए के बाद दो बाईसाइकिल हैं। अब साइकिल समझ लें, बाइक समझ लें आप, सोराब और ईगल। ए इज़ सेलिंग सोराब साइकिल टू बी, एंड बी थिंक ही इज़ बाइंग ईगल साइकिल। यानी कि ए कोई और सी साइकिल बेच रहा है, कोई और सी बाइक बेच रहा है, और बी समझ रहा है वो कोई और सी बाइक ख़रीद रहा है। यानी दोनों सब्जेक्ट मैटर मुतालिक गलतफहमी का शिकार हैं। ए की नज़र में कुछ और बेच रहा है, बी कुछ और ख़रीद रहा है, समझ रहा था वो। देयर इज़ नो कंसेंसस, देयर इज़ नो कंसेंसस एट ईडीएम एंड कंसिक्वेंटली टू कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इन दोनों में कोई बाहमी रजामंदी नहीं है, दोनों में गलतफहमी पाई जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है। सेकंड जो बात है वो इन्फोर्सिबिलिटी की है। इन्फोर्सिबिलिटी इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी इन्फोर्सिबल इफ इट इज़ रिकग्नाइज्ड बाय कोर्ट। In order to enforceable by law, the agreement must be create legal relationship obligations. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दो किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं, सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट। सपोज कीजिए कि कोई सिंगर है मशहूर, वो आपका रिश्तेदार है। अब आपके घर में कोई प्रोग्राम होता है, आप उस सिंगर के पास जाते हैं, उसको शादी के कार्ड देते हैं या प्रोग्राम का कार्ड देते हैं। वो कहते हैं भाई आ जाना आप, वो कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊँगा, और वो नहीं आता, तो क्या आप उसके ख़िलाफ़ केस करेंगे? अच्छा दूसरी एग्जांपल समझे आप। सपोज़ कीजिए वो सिंगर आपका रिश्तेदार नहीं है, आपने बाकायदा उससे बात करी और उससे 25,000 एडवांस दिया और कहा कि 50,000 मज़ीद दूंगा मैं। अब अगर दोबारा वो नहीं आता तो अब आप केस करेंगे? यस करेंगे। दोनों में क्या फ़र्क है? पहले जो एग्रीमेंट आपने किया था उसमें जो आपने बुलाया था उसने वादा कर लिया। अब पहले एग्रीमेंट में जिसमें रिश्तेदार था सिंगर, उसने आने को तो वादा किया लेकिन आपने कोई वादा नहीं किया था। यानी जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन सिर्फ एक ही शख्स पे आ रही थी, दोनों शख्स में ऑब्लिगेशन नहीं आ रही थी। लेकिन जो दूसरा एग्रीमेंट था जिसमें आपने पैसे देने की बात करी है, उसमें सिंगर की जिम्मेदारी थी, ऑब्लिगेशन थी वो आके परफॉर्म करे, और आपकी ऑब्लिगेशन थी कि आप पेमेंट करें। अब ऑब्लिगेशन दोनों पर है, लिहाजा ये इन्फोर्सिबल हो जाएगा। लॉ ये कहता है कि इन्फोर्सिबल वही होगा, यानी लॉ उसी को इन्फोर्स करेगा, लॉ उसी को निफाज करेगा, लॉ उसी को अप्लाई करेगा जिसमें ऑब्लिगेशन जिम्मेदारी दोनों पार्टीज़ पे आ रही हों।
और जब दोनों पार्टी इस पे ऑब्लिगेशंस आती है तो इसे हम कहते हैं लीगल एग्रीमेंट। क्या कहते हैं हम? लीगल एग्रीमेंट। और सोशल एग्रीमेंट किसे कहते हैं? जिसमें जिम्मेदारी एक शख्स पे आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप को दोस्त आपसे वादा करता है कि आपको वो चाय पिलाएगा, तो ये सोशल एग्रीमेंट है। आप उसके घर जाते हैं, वो चाय पिला देता है। लेकिन यही चाय अगर आप होटल में पियेंगे तो होटल वाला आपको चाय पिलाएगा और आप उसके बदले में पेमेंट करेंगे। तो अब जिम्मेदारी कितने पे आ गई? दोनों पे आ गई। आपकी जिम्मेदारी क्या है? पेमेंट करना। होटल वाले की जिम्मेदारी क्या है? चाय देना। तो वो कहलाएगा लीगल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट में क्या होता है? जिम्मेदारी एक शख्स पे होती है, और लीगल एग्रीमेंट में जिम्मेदारी दोनों शख्स पे होती है। ठीक है जी। देखें, आर सोशल इन नेचर एंड डू नॉट इंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ लॉ, यानी सोशल एग्रीमेंट पे लॉ अप्लाई नहीं होता। इन सच एग्रीमेंट द पार्टीज डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इस एग्रीमेंट में पार्टीज का कोई इरादा नहीं होता कानूनी ताल्लुक बनाने का, यानी वो सोशली बात कर रहे होते हैं। जबकि लीगल एग्रीमेंट में क्या होगा? आर कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज़, यानी दोनों के दरमियान जिम्मेदारी आ जाती हैं कि सिंगर ने कहा था कि मैं आके परफॉर्म करूंगा और आपने कहा था पेमेंट करूंगा। ठीक है जी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ए इनवाइट्स बी टू अ डिनर। ए इनवाइट करता है बी को डिनर पे, बी एक्सेप्ट द इन्विटेशन बट डज नॉट अटेंड। वही बात कि बी ने कहा कि मैं आऊँगा लेकिन वो नहीं आता। ए कैन नॉट सी बी फॉर डैमेजेस। ए जो मुकदमा नहीं कर सकता बी पर डैमेजेस के लिए। इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट बिकॉज ये एक सोशल एग्रीमेंट है। इट डज नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। इसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ एक पे आ रही है, बी पे आ रही है कि वो आएगा। इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। अब दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। ये तो ये सोशल एग्रीमेंट की बात हो गई। ठीक है जी, इसमें जिम्मेदारी एक शख्स पे थी। अब दूसरी एग्जाम्पल, आ प्रॉमिस टू सेल हिज कार टू बी फॉर 2 लाख। ए ने प्रॉमिस किया कि वो अपनी कार बेचेगा 2 लाख में। इट इज़ अ लीगल एग्रीमेंट बिकॉज इट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज़। कैसे? ए जो है वो कार बेचेगा और बी 2 लाख रुपए देगा, तो ऑब्लिगेशन कितने में आ गई? दोनों पर आ गई। तो इसलिए कौन सा एप्लीकेशन, कौन सा ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा? ये एग्रीमेंट कहलाएगा, लीगल एग्रीमेंट कहलाएगा। ठीक है जी। इसके स्क्रीनशॉट ले लें, काम आएगा आपके, ये नोट से बने बनाइए। तो आज हमने क्या स्टडी किया? सोशल एग्रीमेंट और लीगल एग्रीमेंट। मैंने आपको बिजनेस लॉ का थोड़ा गाइडेंस दी है कि सोशल एग्रीमेंट क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही, फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है।